नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में पिछले कुछ सप्ताह से जो कोविड मरीज़ हैं उनकी संख्या 3 लाख प्लस भी होती जा रही है, कभी-कभी 4 लाख भी हो रही है। हालाँकि खुशखबरी की बात ये है कि 99% रिकवरी रेट है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 3-3 लाख मरीज़ जो है एक-एक दिन में सही हो रहे हैं। तो ये पॉज़िटिव खबर भी है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बीच में भी अमानवीयता है, वो कम नहीं हो रही है। एग्ज़ाम्पल के रूप में जो दवा विक्रेता हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे, या जो वितरक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह, या जो सक्षम लोग हैं, उनके द्वारा ज़रूरी सुविधाएँ और जो जीवन रक्षक सामग्री है, दवा है, रेमडेसिविर दवाई है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इन सब की बड़ी मात्रा में जमाखोरी और कालाबाज़ारी हो रही है, जैसा कि आप बीच में न्यूज़ में या न्यूज़ चैनलों में देखते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अमानवीयता है इस समय, जबकि उनको ये चीज़ पे खुद ही सहयोग करना चाहिए। और रोगियों और शवों को ढोने वाले जो वाहन चालक हैं, वो भी कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि मनमानी पैसा वसूल रहे हैं। एक समय जब किसी का प्रिय इस संसार से विदा हो रहा है, तो उस समय भी उससे पैसे ऐंठना और गलत तरीके से पैसे वसूली करना, ये एक असंवेदनशील या संवेदनहीन प्राणी का सबूत दिखाता है। अस्पतालों में बिस्तर दिलाने के नाम पर, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के नाम पर, रेमडेसिविर के नाम पर हज़ारों रुपयों की लूट, ये आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ घटनाएँ आप ज़रूर सुनते होंगे। कुछ कह लें कि अ, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे प्राणी हैं, बिल्कुल संवेदनहीन टाइप के। वो क्या कर रहे हैं कि अपने गाड़ी में छुपाए हुए हैं, रेमडेसिविर सब छुपाए हुए हैं और इंटरनेट कॉलिंग करके बात कर रहे हैं, ग्राहकों को फंसा रहे हैं कि आपको हम सिलेंडर दिलाएँगे, आपको रेमडेसिविर दिलाएँगे, और जो दवाई इतनी महँगी नहीं भी है, उसको भी 50-50 हज़ार रुपए में भी वो बेच रहे हैं। हालाँकि कभी-कभी ऐसा वो पकड़ में आते हैं, कभी 110 सिलेंडरों के साथ पकड़ में आ रहे हैं, तो ऐसे पकड़ में भी आते हैं और उनके साथ कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन फिर भी एक सजग नागरिक को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वो इन लोगों से थोड़ा-सा बचा रहे। जैसा कि आप जानते होंगे कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध इस समय छिड़ा हुआ है। ऐसे बीच में ये देवी जी को आप ज़रूर देखे होंगे, जिनका नाम है स्वरा भास्कर, ये एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने ट्वीट किया, डियर इज़राइल, इफ़ द इंडियन राइट विंग इज़ सपोर्टिंग यू, यू नो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, डैम रॉन्ग। इंडिया विद इज़राइल, हैशटैग हैशटैग फ्री पैलेस्टाइन। अब देखिए ये स्वरा ये सब जो हैं, देखिए ये सब क्या कर रहे हैं। अब देश में जब इस प्रकार का माहौल है, तो ये इज़राइल जो कि भारत का कितना सहयोग कर रहा है, वो पानी को शुद्ध करने से संबंधित भी कुछ टैंकर वगैरह ये सब उपलब्ध कराए थे जब पहली बार नेतन्याहू जी भारत में आए थे। इसके अलावा जो रक्षक उपकरण होते हैं, रक्षक सामग्री होती है, वो भी सब उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन ये अ, ये @रियली स्वरा जो हैं, ये इस प्रकार का कमेंट कर रहे हैं, तो इस पे आप बता सकते हैं क्या प्रतिक्रिया आपकी है? इरफान पठान इस पर कहे हैं, इफ़ यू हैव इवन स्लाइटेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यू विल नॉट सपोर्ट व्हाट्स हैपनिंग इन हैशटैग पैलेस्टाइन, हैशटैग सेव ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी को अगर सेव करना है, तो पश्चिमी यूपी में जो कालाबाजारी चल रही है, जो कह लें कि एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। लेकिन वो ऐसी चीज़ में लगे हुए इरफान पठान जी को इस चीज़ में भी कमेंट थोड़ा-सा करना चाहिए कि वो सेव ह्यूमैनिटी, भारत में कैसे ह्यूमैनिटी को सेव करें, कैसे भारत को सेव करें कोविड-19 से, और जो जमाखोर हैं, जो ये लतखोरी वाला काम कर रहे हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। इज़राइल पैलेस्टाइन के युद्ध में भारत की एक महिला जो कि केरल की रहने वाली थीं, वो अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तभी एक रॉकेट का स्ट्राइक हुआ, जिससे इनका देहावसान हो गया। केरला विमेन killed in rocket strike in Israel while she was on video call with husband। और ये रॉकेट किसका था? ये पैलेस्टाइन का रॉकेट था। तो सेव ह्यूमैनिटी ये जो कह रहे हैं, ये थोड़ा सा विरोधाभास दर्शाता है कि किसके लिए बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी दुखद घटनाएं ये भी चल रही हैं कि जब देश में कोविड-19 का संकट बढ़ रहा है, अस्पतालों पे जो दबाव है वो एक ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और अस्पताल अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, पसीने में भीग करके भी पीपीई किट पहन करके दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं।
बहुत सारे लोग को रिकवर कर रहे हैं। ऐसे समय में आगजनी वाली केस जो है ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। अस्पतालों में आगजनी अगर देखा जाए तो अगस्त 2020 से अब तक करीब करीब 12 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसका एक पूरा लिस्ट है जो आप देख सकते हैं। आप इस पूरी लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ कैसी घटनाएं हुई हैं। इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। पत्रिका नाम की भी एक वेबसाइट ने भी अपने वेबसाइट पे छापा है कि राजधानी अस्पताल में रसूखदारों का लगा पैसा इसलिए जांच में हो रही अनदेखी। ये 25 अप्रैल 2021 को पब्लिश किया गया था बाई भूपेश त्रिपाठी जी। छत्तीसगढ़ रायपुर की राजधानी अस्पताल अग्निकांड। कोरोना से ठीक हो रहे थे पिता, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने ले ली जान। 17 अप्रैल को आईसीयू केयर सेंटर में आग लगने से 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अगले दिन एक और 24 अप्रैल को 7वीं मौत हुई। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं कर रही निष्पक्ष जांच। 6 लोगों की हुई थी अस्पताल में मौत। तो ये जो आगजनी वाली घटना है ये गलत एक तरीके से, जब प्रबंधन के ऊपर इतना दबाव है तो उस समय में ऐसी घटनाएं क्यों हो जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल तो उठता ही है। आगजनी की आखिर कारण क्या हो सकता है? कारणों का अगर हम थोड़ा सा पड़ताल करेंगे तो पहला कारण है मानवीय लापरवाही और अस्पताल के ढांचे को विकसित करते समय अग्नि सुरक्षा उपायों की अनदेखी। जैसा कि आपको पता है कि भवन निर्माण संहिता 1970 में बना था भारत मानक ब्यूरो, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल जो एक मानक है, उसमें भवन निर्माण संहिता 1970 बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि कोई भी भवन जब निर्माण होगा तो उसमें विभिन्न चीज़, जैसे कि मान लीजिए सेटबैक होता है या उसकी हाइट कितनी होगी, अग्निशमन की क्या उसमें व्यवस्था की जाएंगी, ये सब उसमें चीज़ें हैं। जैसे संहिता के अगर भाग 4 में देखें तो अग्नि निवारक के उपाय, भवन सामग्री और परीक्षण संबंधी मापदंड दिए गए हैं। करीब 1300 मानक उसमें हैं। तो अग्निशामक वाली भी चीज़ें उसमें कही गई हैं। तो 1970 के बाद 1983, 1985, 2005 में इसमें संशोधन किया गया। आखिरी बार 2016 में इसमें संशोधन किया गया था भवन निर्माण संहिता 1970 में, और संहिता के भाग 4 में ये सारी चीज़ें सुरक्षित कर दी गई थी। इसके दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अस्पतालों में केंद्रीकृत वातानुकूलन संयंत्र, यानी कि जो बड़े बड़े एसी होते हैं, सेंट्रल एसी इसको बोल सकते हैं, ऑक्सीजन संयंत्र, तो ये सब लगे हुए हैं, जिसके कारण से बिजली पे भार बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण से तार जो है, तारों पर भार बहुत ज़्यादा पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बार बार सप्लाई होती है, ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होती है तो तार गर्म हो जाता है, और गर्म होने से चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण हो सकता है कि गैर प्रशिक्षित लोगों द्वारा कार्य संपादन कराया जा रहा है, जिससे तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है, जिससे भी कभी कभी जो आगजनी वाली घटना है तारों के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, वो हो सकती है। पांचवा कारण हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है, और एक चिंगारी भी बड़ा विस्फोट कर सकती है, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है तो वो ज्वलनशील होती है। थोड़ा सा उस पर लापरवाही अगर होगी तो आगजनी हो सकती है। इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर बात करना भी आवश्यक है। अग्निशमन यंत्र जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, जैसे कि फायर वॉल, ऑक्सीजन एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर, फायर हाइड्रेंट, हॉज रील, फायर अलार्म, दमकल, जल की उपलब्धता और आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ये पहला उपाय है। दूसरा, इन सब उपायों को सही करने के लिए, वहाँ पे सप्लाई कराने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए। तीसरा, जो भारत मानक ब्यूरो ने भवन निर्माण संहिता 1970 बनाई थी, जिसको संशोधन किया गया था 2016 में, उसको सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए। और चौथा हम उपाय कह सकते हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है या जिला प्रशासन है, वो पूरी तरीके से जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी उसकी बनी रहे कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही हैं और इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस पे अपना कमेंट कर सकते हैं कि स्वराभास का इमरान पठान का पैलेस्टाइन वाले पे जो टिप्पणी है, ट्वीट है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, और लोगों द्वारा जमाखोरी और ये जो चल रहा है वो, उसको रोकने के आप क्या उपाय सुझा सकते हैं। इसके अलावा अग्निशमन के उपाय या उसमें लापरवाही के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।